नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आपका द जीएस टाइम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जेनेटिक डिजीज यानी अनुवांशिक रोग से जितने भी क्वेश्चन परीक्षाओं में आज तक आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किए हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है? तो दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए हम आपको 5 सेकंड का मौका देंगे। अगर आपको 5 सेकंड से ज्यादा का समय चाहिए तो वीडियो को रोक करके वहीं आंसर सोच सकते हैं। उसके बाद हम आपको उसका आंसर बताएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, सही आंसर है बी, हीमोफीलिया। तो दोस्तों, हीमोफीलिया जिसे अधिरक्त स्राव कहते हैं, यह एक अनुवांशिक रोग है जिसमें अगर रोगी को चोट लग जाती है तो उससे बराबर ब्लड बहता रहता है। हीमोफीलिया डिजीज में प्रोटीन की कमी के कारण ब्लड का थक्का यानी क्लॉटिंग नहीं बन पाता है, इसलिए सही आंसर होगा बी, हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं, इसलिए सही आंसर है ए, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोनुरिया रोग से प्रभावित है, बताइए उनमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? तो दोस्तों, फेनिलकीटोनुरिया एक वंशानुगत रोग है। जिस व्यक्ति को यह रोग होगा उसके शरीर में फिनेलएनेलिन नामक जो अमीनो अम्ल होता है उसको वह तोड़ नहीं पाता है, जिसके कारण फेनिलएनेलिन अमीनो अम्ल जो होता है वह रक्त में ही इकट्ठा होता रहता है। तो इसी के इकट्ठा होने से मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वह क्षतिग्रस्त होता है, जिससे मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए सही आंसर होगा सी, मानसिक जड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है? तो दोस्तों, रतौंधी एक अनुवांशिक रोग नहीं है। यह विटामिन ए की कमी से होने वाला एक रोग है। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी है ये अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के क्रियान्वयन से उत्पन्न होता है? तो दोस्तों, पेशी दुष्शोषण एक अनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यह एक्स लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के क्रियान्वयन से उत्पन्न होता है, इसलिए सही आंसर होगा सी, पेशी दुष्शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी माता पिता से आनुवांशिकता के रूप में जन्मजात चलती रहती है? तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में सही आंसर होगा डी, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इस जेनेटिक डिसऑर्डर में जो रोगी होता है उसके शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता नहीं रह जाती है, जिसके कारण शरीर में अरक्तता उत्पन्न हो जाती है, इसलिए उसको बार बार रक्त की आवश्यकता पड़ती रहती है, इसलिए सही आंसर होगा डी, थैलेसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के कारण बताइए उसका लक्षण किसमें उत्पन्न होगा? तो दोस्तों, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से अगर शादी करता है तो कलर ब्लाइंडनेस जिसे वर्णांधता कहते हैं उसके पुत्र में नहीं जाएगा, जबकि उसकी पुत्री उसका वाहक करेगी। अगली पीढ़ी में वही पुत्री जो सामान्य रहती है, अगर वह किसी सामान्य पुरुष से शादी करती है तो उसके जो पुत्र होंगे वे 50% यह संभावना होगी कि वे भी कलर ब्लाइंडनेस के शिकार होंगे। अगर उसी पुत्री की अगर कोई पुत्री होती है यानी बच्ची होती है जो कलर ब्लाइंडनेस रोग है, उसको 50% यानी 50% उस रोग को वाहक करने का काम करेगी, यानी ढोने का काम करेगी, और इस तरह से वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। इसलिए विकल्प के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही है, पुत्रियों के पुत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में निम्न में से किसकी संश्लेषण की क्षमता नहीं रह जाती है? तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि थैलेसीमिया रोग हो जाने पर मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसके शरीर में अरक्तता उत्पन्न हो जाती है।
और हमेशा उसको रक्त की आवश्यकता पड़ी रहती है। इसलिए सही आंसर होगा सी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होते हैं, बताइए ऐसा क्यों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। आइए जानते हैं आखिर क्वेश्चन नंबर सी क्यों सही है। तो दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वह एक्स लिंक संलग्न वंशानुगत रोग है। इसे लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। इसमें जो जीन होता है वह अप्रबल या सुप्त होता है, यानी प्रभावी नहीं होता है। और जब प्रभावी नहीं होता है तो इस पर जो सामान्य या प्रभावी एलील होते हैं वह सामान्य दशा में उस पर स्थापित रहते हैं। और वहीं जो स्त्रियां होती हैं उनमें 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कोडेड होते हैं। लेकिन जो पुरुष का 1 एक्स गुणसूत्र होता है उस पर प्रबल या प्रभावी एलील उस पर स्थापित रहते हैं, जिसके कारण यह पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुषों में बना रहता है और स्त्रियों में वो प्रभावी नहीं हो पाता है, क्योंकि जो 2 स्त्रियों में एक्स गुणसूत्र होते हैं वे किसी अन्य जीन के लिए कोडेड होते हैं। इसलिए सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है और उसका पति कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित नहीं है और उसके एक पुत्र और एक पुत्री हैं। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा डी, पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। यदि कोई वर्णांध यानी कलर ब्लाइंडनेस स्त्री किसी सामान्य पुरुष से शादी करती है तो उसके अगर 2 बच्चे हैं जिनमें से एक पुत्री और एक पुत्र है, तो जो वर्णांधता का कैरेक्टर है वह पुत्र में प्रदर्शित होगा और जो उसकी जो पुत्री होगी उसमें भी 50% संभावना रहेगा कि वह उस रोग को ढोने का कार्य करेगी। उसमें कैरेक्टर दिखेगा नहीं, उसमें वह सिर्फ कैरियर का काम करेगी, क्योंकि मनुष्य का जो 1 एक्स गुणसूत्र होता है उस पर प्रभावी एलील स्थापित रहता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, वही हाल इसमें रहता है। तो इसलिए सही आंसर होगा डी, पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुचर्चित बबल बेबी रोग को बबल बेबी रोग क्यों कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुलों में किया जाता है। दोस्तों बबल बेबी रोग एक दुर्लभ आनुवांशिक रोग है। इस रोग में जन्म के समय से ही शिशु का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वह अच्छे से कार्य नहीं करता है। इसके कारण जो बालक होता है वह रोगों के प्रति अति संवेदनशील होता है। उस बालक को बाहरी वातावरण में उपस्थित जो हानिकारक कीटाणु रोगाणु होते हैं उनसे बचने के लिए उसे जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुलों में उसका उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आनुवांशिक रोग पेशी दुष्शोषण यानी जिसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफिया कहते हैं, बताइए यह किस जीन पर उपस्थित रहता है। तो दोस्तों पेशी दुष्शोषण यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफिया एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। यह एक आनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, एक्स गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों डाउन सिंड्रोम के लिए सही आंसर होगा सी, 21वीं जोड़ी के लिए गुणसूत्र 2 की बजाय 3 होते हैं। यानी कि डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम में एक किसी भी जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। तो जो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं जो जोड़ी के रूप में होते हैं, तो उसमें एक जो जोड़ी होता है उसमें 2 के बजाय 3 हो जाते हैं, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलीय जड़ता किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मंगोलीय जड़ता को ही डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसे मंगोली जड़ता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सिंड्रोम वाले व्यक्ति का सिर गोल, गर्दन मोटी तथा मुख जो होता है वह खुला खुला रहता है और आंखें तिरछी रहती हैं। इसी कारण इसे मंगोली जड़ता कहते हैं। अधिकतर नपुंसक होते हैं, इसलिए सही आंसर होगा ए, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मेलानिन पिगमेंट की अनुपस्थिति के कारण कौन सा आनुवांशिक विकार उत्पन्न होता है।
तो दोस्तों अगर मनुष्य में मेलानिन पिगमेंट की अनुपस्थिति रहेगी तो उसमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर पाया जाएगा, उसका नाम है एल्बिनिज्म। इसे रंजकहीनता भी कहा जाता है, इसलिए सही आंसर है सी, एल्बिनिज्म। तो दोस्तों जिस व्यक्ति में मेलानिन का उत्पादन यानी सिंथेसिस नहीं होता है, उनका शरीर, त्वचा, बाल एवं आंखों के रंग में कलर का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाही रोग किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों शाही रोग यानी रॉयल डिजीज हीमोफीलिया को कहा जाता है। इसे रॉयल डिजीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रोग रॉयल फैमिली रानी विक्टोरिया से हुआ माना जाता है। यह रोग पहले भी हुआ करता था लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता था, और जब यह रोग रानी विक्टोरिया में हुआ तो वहां से यह रोग फेमस हो गया क्योंकि वह रॉयल फैमिली में हुआ था, तभी से इसका नाम रॉयल डिजीज पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मनुष्य के शरीर में अरक्तता है तो बताइए उसे कौन सा आनुवंशिक रोग हुआ माना जाएगा? तो दोस्तों अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अरक्तता है तो उसे आनुवंशिक रोग जो माना जाएगा वो थैलेसीमिया होगा, इसलिए सही आंसर है ए, थैलेसीमिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के पूछता रहता है, बात वही है लेकिन घुमाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, फेनिलकीटोन में फेनिलक्यूटिनेरिया रोग भी कहते हैं, इसलिए सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा बच्चों को माता पिता से आनुवंशिकता के तौर पर मिलने वाला जन्मजात रोग है? तो दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से जरूर बताइए क्योंकि इसके बारे में मैंने कई बार बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनुष्य टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है तो बताइए उसमें कितने गुणसूत्र उपस्थित होंगे? तो दोस्तों जो व्यक्ति टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होगा उसमें 47 गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होगा उसमें 47 गुणसूत्र पाए जाएंगे क्योंकि जो उसका 21वां गुणसूत्र होता है उसमें 2 गुणसूत्र के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, इसी के कारण यह सिंड्रोम उत्पन्न होता है, इसलिए सही आंसर होगा डी, 47। तो दोस्तों आनुवंशिक रोग से बनने वाले आज तक के जितने भी क्वेश्चन परीक्षाओं में आए थे मैंने सारे क्वेश्चन को इसमें डिस्कस कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो जिसे आपको पता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से जरूर बताइए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन लाते रहते हैं। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।